हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 30 करने जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाइए और चेक करिए। एचपी टेट और कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हैं और इन फ्यूचर भी मैं उससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोड करूँगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। बेल आइकन में आपको ऑल के बटन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसको शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में हुआ? अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत जो है वो मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और फ्रांसीसियों का भारत में जो जितना भी प्रभुत्व, जितना भी प्रभाव था वो खत्म हो गया था, वो कम हो गया था। तो वो हमारा युद्ध था। क्या वो प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, वांडीवोश का युद्ध था या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था? तो आपको याद रखना है, इसमें वांडीवोश का जो युद्ध था ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये युद्ध? तो ये 1760 में, 1760 में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, वांडीवोश का युद्ध 1760 में हुआ था, जनवरी 1760 में। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये वांडीवोश का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। आपको याद रखना है, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और भारत में जो इनका जो प्रभाव था ना वो खत्म हो गया था और फ्रांसीसियों के जितने भी मेन जो अड्डे थे वो भी अंग्रेजों के पास चले गए थे। ठीक है, तो फ्रांसीसियों में इसने आपको याद रखना है कि ये जो वांडीवोश का युद्ध हुआ है इसमें फ्रांसीसी सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था और इसमें अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? तो अगर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पूछा जाए, ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो वो कर रहे थे आयरकूट। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी सेना का कौन कर रहा था नेतृत्व, तो वो कर रहे थे काउंट डी लाली। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी याद रखना है। फ्रांसीसी अंग्रेजी सेना का आयरकूट, फ्रांसीसी सेना का काउंट डी लाली। ठीक है, तो वांडीवोश का युद्ध 1760 जो हुआ था उसमें फ्रांसीसी हार गए थे और फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है वो भारत से खत्म हो गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें शामिल थे। तो हमें पता है कि मैसूर के शासक थे जो बहुत ही महान शासक रहे थे, वो थे हैदर अली। ठीक है, हैदर अली, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। हैदर अली के बारे में पहले भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, हैदर अली तो उनके बेटे थे आगे टीपू सुल्तान। तो 2 युद्ध अंग्रेजों के हुए हैं। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो जो 2 युद्ध हुए थे वो हुए थे हैदर अली के साथ। ठीक है, और जो बाकी के 2 हुए थे वो हुए थे टीपू सुल्तान के साथ। जो दूसरा युद्ध था इसमें हैदर अली मारे गए थे। ठीक है, जो दूसरा युद्ध था 1780 से 84 तक चला था, तो 1782 में जो है वो हैदर अली की डेथ हो गई थी। ठीक है, युद्ध के दौरान ही 1782 में जो है वो हैदर अली की डेथ हो गई थी, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इसमें। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो शासक बन गए थे टीपू सुल्तान। तो दूसरा युद्ध भी आगे बढ़ाया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, 82 के बाद 84 तक टीपू सुल्तान ही आगे युद्ध में थे। फिर उसके बाद जब तीसरा युद्ध होता है, ठीक है, जब आंग्ल मैसूर युद्ध 3rd है, ठीक है, 1790 से 92 तक चला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉर्नवालिस जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। तो कॉर्नवालिस क्या करते हैं, कॉर्नवालिस मराठों के साथ भी संधि कर लेते हैं और निजामों के साथ भी संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज, निजाम और मराठे। ठीक है, अंग्रेज, निजाम और मराठे। अंग्रेज तो थे ही, इन्होंने किसके साथ संधि कर ली, कॉर्नवालिस ने निजामों के साथ भी संधि कर ली, मराठों के साथ भी संधि कर ली और इन दोनों को अपने साथ मिला लिया। तो टीपू सुल्तान के साथ फिर इन तीनों ने मिलकर जो है वो टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है आक्रमण किया था, जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उसके बाद फिर 1792 में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि।
देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं ना, 3 में संधियां हुई हैं और जो चौथा था उसमें संधि नहीं हुई क्योंकि टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान मारे गए थे तो उसमें फिर संधि जो है वो नहीं हुई थी। तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1760, चलो मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देती हूँ, आप समझ आना। देखिए 1767 से 69 तक पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हैदर अली के साथ हुआ था। उसमें हैदर अली जीत गए थे तो मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी। जिस साल युद्ध खत्म होगा उस साल संधि होगी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 69 में, 69 में। ठीक है, याद रखना है। जब सेकेंड युद्ध होता है वो होता है 1780, मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है जिसमें मैंने आपको बताया था हैदर अली की डेथ हो जाती है और फिर टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध को आगे चलाती है। तो इस युद्ध में विराम संधि हुई थी, मतलब दोनों ही पक्ष जो थे, 4 साल युद्ध चला था, तो इसमें एक विराम संधि की गई थी जो कि थी मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि। तो जब युद्ध खत्म होगा तभी संधि होगी। तो युद्ध कब खत्म हुआ है? 1784 में। तो 1784 में मंगलोर की संधि होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये मंगलोर की संधि होती है इसमें। उसके बाद फिर ये 1790 और 92 ये मैंने आपको बता दिया। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, कानवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। इसके बाद जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है फोर्थ, वो होता है 1799 में। इस युद्ध का उद्देश्य टीपू सुल्तान के क्षेत्र को जीतना या टीपू सुल्तान को हराना नहीं था। इस युद्ध का उद्देश्य था टीपू सुल्तान को मार देना, क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के फ्रेंड्स थे और वो फ्रांसीसियों से हेल्प मांग रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों को ये था कि अगर फ्रांसीसी भारत में आ जाते हैं और मतलब उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके दौरान इन्होंने टीपू सुल्तान जो है इनकी हत्या करवा दी। तो ये जो युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है 1799 में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कभी मतलब आगे इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे तो हम इन सभी के बारे में डिटेल से जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। स्थायी बंदोबस्त तो हमें पता होता है, लेकिन इस्तमरारी बंदोबस्त में हम थोड़ा फंस जाते हैं। तो इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, ये सेम है, ये सभी एक ही चीज के नाम है। स्थायी बंदोबस्त जो है इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत भी की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब की गई थी? 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त जो है, या फिर इसे जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था इसमें और उत्तर प्रदेश भी था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई। इसमें जमींदार नियुक्त किए गए। जमींदारों को भूमि का स्वामी बोल दिया गया कि जमींदार जो है वो भूमि के स्वामी होंगे। तो जमींदार जो भी भू राजस्व इकट्ठा करते थे ना, ठीक है, जमींदार जो भी भू राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है, उसका 1/11वां हिस्सा वो खुद रख लेते थे। ठीक है, स्वयं रख लेते थे। और जो 10/11 हिस्सा है, 10/11वां हिस्सा जो है वो कंपनी के पास जमा करवाते थे। ठीक है, कंपनी के पास जमा करवाते थे। ठीक है, तो भू राजस्व जो भी इकट्ठा करते थे जमींदार, उसका 1/11वां हिस्सा भाग ये स्वयं रख लेते थे और 10/11वां भाग ये कंपनी के पास जमा करवाते थे। ठीक है, तो यही जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदार जो है वो भूमि के स्वामी नियुक्त कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए? जस्ता की, जिंक की। ठीक है, जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक एक जंगरोधी अभिकर्ता होता है। ठीक है, और ये जो है ये लोहे को जंग से बचाता है, जंग लगने से बचाता है। ये जो इसको लेप किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? उस पर जस्ते का लेप किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। रोएंटजन जो है ये जर्मनी से थे, ये भी याद रखना है, जर्मनी से थे। कब इन्होंने इसकी खोज करी थी? तो इसकी खोज करी गई थी 1895 में, ठीक है, 1895 में, ठीक है। रोएंटजन ने जो है इसकी खोज की थी, इसलिए इसे रोएंटजन विकिरण भी बोलते हैं, इसे रोएंटजन विकिरण, ठीक है, रोएंटजन विकिरण भी इसे बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो थे ये जर्मन के एक प्रोफेसर थे रोएंटजन, 1895 में जो है एक्सरे की खोज इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, किसके अनुमोदन पर, किसकी सलाह से, किसके परामर्श से की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ठीक है, या क्या मतलब राज्यसभा के द्वारा परामर्श लिया जाता है, या लोकसभा से, या प्रधानमंत्री से, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है वो उच्चतम न्यायालय में जो भी जज होंगे वो जो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? सांख्यिकी विभाग, सीएमओ, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है। तो इसको करता है प्रकाशित वित्त मंत्रालय। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, इनके दिशा निर्देशन में जो है हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो सारा प्रकाशित किया जाता है। याद रखना है आपको, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, ठीक है, बोलो जो मतलब जितने भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि पूरा साल में जो भी आर्थिक विकास के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं और भविष्य में हमने उसके लिए क्या योजनाएं रखी हैं, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, जो साल बीत गया है ना उसमें हमने क्या प्राप्त किया, ठीक है, उसमें हमारी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उपलब्धियां रही, ठीक है, हमने क्या क्या स्कीम जो है जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया, और नेक्स्ट भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोगों की क्या योजनाएं हैं और हम आगे क्या रणनीति अपना रहे हैं आर्थिक विकास के क्षेत्र में, वो जो है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है आर्थिक सर्वेक्षण हमारा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसको प्रकाशित किया जाता है और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है इनके दिशा निर्देशन में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? सूर्य, ध्रुव, अल्फा सेंचुरी या चित्रा? तो आपको याद रखना है सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या है? सूर्य, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य क्या है, तो सूर्य तारा है, ठीक है, सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील। तो आपको याद रखना है, अगर तो विश्व में सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सेकंड नंबर पे हमारी आती है सुपीरियर झील, सेकंड नंबर पे सुपीरियर झील आती है और सुपीरियर झील जो है ना ये मीठे पानी की स्वच्छ पानी की झील है, ठीक है, ये स्वच्छ पानी की झील है, इसमें स्वच्छ पानी, इसका जल जो है स्वच्छ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो कैस्पियन सागर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में, तो वो सुपीरियर झील है, ठीक है। और इनका क्रम भी यही है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, सेकंड नंबर पे सुपीरियर आती है, तो कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और सुपीरियर झील जो है वो स्वच्छ पानी की झील है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है ना इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा बंगाल में जो है वो तबाही हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, तो इसके लिए जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को अभी लाइक करना है आपने, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग जुड़ सके, है ना, टीचर को उससे एक मोटिवेशन आती है कि उसको और काम करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।
आप अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे, आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। इसके अलावा अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हैं या HP कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स कमीशन की, HP टेट आर्ट्स और HP टेट आर्ट्स कमीशन, सॉरी HP TGT कमीशन की, ठीक है, आर्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेट आर्ट्स या फिर TGT कमीशन आर्ट्स, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप जो है, मेरा फेसबुक पेज है निमीज नॉलेज पॉइंट के नाम से, ठीक है, निमीज सेम मतलब मेरे चैनल के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है निमीज नॉलेज पॉइंट, ठीक है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारी मतलब मैंने अपने कोचिंग से संबंधित अपनी पोस्ट डाली हुई हैं, जिसमें मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कोचिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। आपको फ़ीस वगैरह बता दी जाएगी और आप जो है वो कोचिंग के लिए भी अप्लाई, मतलब वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो कोचिंग क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।